हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। हमारा ये चैप्टर 5 चल रहा है जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल्स क्या होती हैं और सेल्स की डिस्कवरी क्या थी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और उनके फंक्शन के आधार पे हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की होती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स क्या हुआ, प्रो मीन्स हुआ प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स हुआ कैरी ऑन। ठीक, प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन या पुराना, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड। और कैरी ऑन मीन्स हुआ न्यूक्लियस किसी भी सेल में जो सेंटर में पाया जाता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, मतलब पुराना न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पुराना है, वो क्या कहला रही हैं, प्रोकैरियोटिक कहला रही है। मतलब ये प्रिमिटिव सेल्स हैं, पुरानी सेल्स हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो क्या हैं, पुरानी हैं। जब स्टार्टिंग में जो भी सेल्स आई थी, जो भी जीव आए थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे, उनमें जो सेल्स आई वो कैसी थी, प्रोकैरियोटिक टाइप थी। जैसे अमीबा हो गया, है ना, पैरामीशियम्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्रोकैरियोटिक टाइप हो गई। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव सेल्स हैं। इनमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये जो डीएनए, ये क्या है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्या डिसाइड करता है, हमारे बालों का रंग, आँखों का रंग और स्किन का कलर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जेनेटिक मटेरियल्स डिसाइड करते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके चारों तरफ कोई सेल वॉल से सेपरेट संरचना नहीं पाई जाती, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है। साइटोप्लाज्म में ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, जो कि डेंस्ड होता है, गाढ़ा होता है, जिसके लिए सेपरेशन के लिए कोई वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ऐसे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये एक टर्म हो गया, न्यूक्लियाइड कहलाते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ओल्ड कैरी ऑन, पुराना न्यूक्लियस मीन्स जो प्रिमिटिव सेल्स थी उनमें कोई सेपरेट वॉल्स के थ्रू न्यूक्लियस सेपरेट नहीं था, जेनेटिक मटेरियल सेल्स में ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता था। ठीक है, तो ऐसे इनको क्या बोला जाता था, न्यूक्लियोइड बोला जाता था। ठीक, तो ये क्या हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स क्या हुआ, एडवांस। कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक, एडवांस न्यूक्लियस, जिनमें एडवांस न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ और जो इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही बिखरे हुए नहीं पड़े रहते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसमें, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो जो प्राचीन सेल्स थी उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, एब्सेंट रहता था, और जो एडवांस सेल है उनमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, और प्राचीन सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल थे वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, इसलिए सेल में ऐसे ही बिखरे पड़े हुए रहते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियाइड बोलते थे। तो न्यूक्लियस के आधार पर हम सेल्स को दो भागों में, फर्स्ट क्या बेस हो गया, न्यूक्लियस,
उनके नाम से ही हमने निकाल लिया न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक मतलब एडवांस न्यूक्लियस। तो चलिए अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। पहले है यूकैरियोटिक, फिर है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो पहला है साइज। यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? लार्ज होती हैं। ये होती हैं लार्ज, कितना 5 to 100 म्यूएम तक की इनकी साइज होती है। ठीक है, ये लार्ज होती हैं। और प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं? स्मॉल होती हैं। ये होती हैं 1 to 10। ठीक, प्रिमिटिव थी इसलिए। अब फिर सेकंड है राइबोसोम। राइबोसोम देखिए, जैसे सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनका अलग अलग क्या होता है? फंक्शन होता है, और वो फंक्शन करते रहते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी न्यूक्लियस की, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, फिर कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया की, या गोल्जाई apparatus की। वैसे ही राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम का भी अपना एक काम होता है, जो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और फिर बॉडी के पार्ट्स में वो प्रोटीन को भेजता है। तो राइबोसोम भी सेल्स में पाए जाते हैं। तो जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं वो दो टाइप के पाए जाते हैं, 70S और 80S, 2 टाइप के। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें 70S। अभी आप केवल ये पढ़िए टर्म कि 70S 80S 2 टाइप के इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के। बाकी डिटेल में ये 11th के चैप्टर में है, तो वो आपको डिटेल में तब पढ़ने के लिए मिलेगा कि राइबोसोम 70S टाइप का 80S टाइप का है तो ये कैसे यूनिट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो सेल्स के चारों ओर पाई जाने वाली आउटर वॉल जो होती है, सेल की जो आउटर वॉल होती है वही सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, मतलब जिससे सेल अपना सेपरेट होती है दूसरे सेल से, वही सेल वॉल कहलाती है। ठीक, तो सेल वॉल क्या होती है? प्लांट्स में, यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट्स में होती हैं, इन प्लांट में पाई जाती हैं, फंगस में पाई जाती हैं और बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगल सेल। सेल वॉल प्रेजेंट इन plants and fungal cell while absent in animal cell, while absent in animal cell। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन इन, ठीक है, पाई जाती है सेल वॉल, लेकिन वो बनी किसकी होती है? It is made up of पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स जो सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे अभी मैंने नाम लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें। तो इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं और क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होते हैं। मीन्स कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles are present। ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर absent। ठीक है, इसमें absent होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बिखरे रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब क्रोमोसोम, डीएनए। क्रोमोसोम या डीएनए, तो
इसमें क्या होता है, ट्रू क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, ट्रू chromosomes are present. Which histone protein is associated with DNA? In which histone protein is associated with DNA? एंड इधर नेक्ड क्रोमोसोम पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्रोमोसोम एंड हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में ट्रू क्रोमोसोम पाए जाते हैं और डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई होती है, मतलब डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में नेक्ड क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस हो गए। ये डिफरेंसेस आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं, बार बार जो एक नाम आ रहा है सेल वॉल का, ठीक है, कि ये सेल वॉल होती क्या है। अभी अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में सेल वॉल की, सेल्स में जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जैसे ये कोई सेल है तो ये क्या हो गई उसकी आउटर लेयर, ये क्या कहला रही है, सेल वॉल या सेल वॉल या फिर सेल वॉल नहीं है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे सेल वॉल। ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये आउटर मोस्ट लेयर क्या कहला रही है, सेल मेम्ब्रेन कहला रही है। इसको हम और क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सारे पदार्थों या हर टाइप के सब्सटेंसेस को अपने अंदर या बाहर नहीं भेजती है। जो सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं, सेलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है सेल्स को, उन्हीं चीज़ों को ये अपने अंदर आने देती हैं और बाहर भेजती हैं, इसलिए इन्हें और क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन ऐसी किस चीज़ से बनी होती हैं जिससे ये ऐसा फंक्शन कर सकती हैं कि सेलेक्टिव चीज़ों को भेज सकें। तो इनमें क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है, ये जो आउटर लेयर है वो फास्फेट से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो जो आउटर लेयर है वो फास्फेट से मिलकर के बनी हुई होती है, फास्फेट से। ठीक है, फास्फेट, तो ये क्या होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। मींस ये जो बाहर वाला भाग है फास्फेट से मिलकर के बना हुआ है वो वाटर लविंग होगा, पानी के आने से भी इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इनर लेयर है ये वाली, ये लिपिड की होती है। ठीक है, लिपिड की, लिपिड जो कि वाटर लविंग नहीं होती है ना, ये तो हाइड्रोफिलिक है, ये तो वाटर लविंग। लेकिन ये जो लिपिड लेयर होती है वो वाटर लवर नहीं होती, ये हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक, तो इसके अंदर अगर ये हाइड्रोफोबिक है मीन्स ये वाटर को, अगर इसमें वाटर आ रहा है तो वाटर लिपिड जो होती है वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, तो ये वाटर को अपने पास तक आने नहीं देगी, इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो फास्फोलिपिड बाई लेयर्ड होता है। मीन्स एक लेयर और पाई जाती है, जो अंदर की लेयर है इसकी, ये, तो ये भी क्या हुई, ये फॉस्फेट हुआ और ये क्या है अंदर वाली, ये लिपिड हुई। ठीक, ये लिपिड है, तो ये ऊपर वाली फॉस्फेट लेयर हो गई, अंदर वाला लिपिड लेयर हो गया, फिर ये लिपिड लेयर हो गया, फिर ये क्या हो गया, फॉस्फेट लेयर हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाई मीन्स दो लेयर,
मतलब लिपिड दोनों की 2 लेयर हो गई, ठीक है। ये आउटर लेयर हो गई, ये इनर लेयर हो गई। तो जो आउटर वाली लेयर है उसमें फॉस्फेट है, फिर लिपिड की है, और फिर इनर वाली में फॉस्फेट अंदर की ओर है और लिपिड उसके अंदर बीच में है, ठीक। तो क्या हुआ इससे कि इधर ये वाटर लविंग हो गया और ये वाटर लविंग हो गया, तो वाटर के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये फॉस्फेट की और ये फॉस्फेट की, ठीक। तो निकोलसन ने 1972 में, निकोलसन एंड सिंगर नामक साइंटिस्ट ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मीन्स होता है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो रिजिड नहीं होती है, वो लचीली होती है। मीन्स लचीली होने का मतलब है कि वो अपना स्ट्रक्चर बदलती रहती है, उसको जब जैसी ज़रूरत हुई तो वो फ्लेक्सिबल है। और फ्लूइड मोज़ेक मीन्स होता है कि जैसे एक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया इनका, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये प्रोटीन, एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये बीच में ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बीच में कुछ प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, कुछ पेरिफेरल में पाए जाते हैं जो सतह के ऊपर होते हैं, और कुछ धसे हुए से पाए जाते हैं इन लेयर्स के बीच में, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स के कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। और ये जो बाहर की सरफेस पे प्रोटीन्स जो पाए जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। और ये बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन, जो अंदर की ओर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स। तो ये इन प्रोटीन्स का क्या काम होता है, ये प्रोटीन्स ही होते हैं जो चीज़ों को, सब्सटेंसेस को सेलेक्ट कर करके अंदर भेजते हैं, और जो चीज़ों और सेल के अंदर की चीज़ों को बाहर भेजते हैं। इन प्रोटीन्स के माध्यम से ही चीज़ों का क्या होता है, सेल्स के थ्रू आदान प्रदान होता है। मीन्स इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, सेल वॉल के बारे में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था, वो सबसे सही मॉडल था सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। मीन्स इसमें फॉस्फेट की और लिपिड की 2 लेयर पाई जाती हैं। फॉस्फेट जो होता है वो वाटर लविंग होता है, और लिपिड जो होता है वो वाटर लविंग नहीं होता है, वाटरफोबिक होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब पानी वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से आ करके जो प्रोटीन्स के, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स के अलावा जो यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, उनके थ्रू ये सेल्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से अंदर आ गए, ठीक। और अगर ऐसे बात करते हैं हम ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे कोई सेल है, ठीक है, अब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, बाहर भेजना है, और ऑक्सीजन को अंदर लेना है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ बाहर गए, ये जो प्रोटीन यहाँ पे है आपके सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जा रहा है, ये यहाँ से बाहर गए और ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आ गई। तो ये क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस का, आयंस का और सब्सटेंसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है। तो पहला है सेल कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी एक सेल दूसरे सेल को कम्युनिकेट करती है, मतलब एक रिसेप्टर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको सेंड करने का काम करती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सेल में कंटेन रिसेप्टर प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो रिसेप्टर प्रोटीन्स उनमें पाई जाती हैं, जो कि मॉलिक्यूलर सिग्नल्स को क्या करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। मानिए कि ये हमारी नोज़ है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ठीक।
सेल्स से कोई ना कोई प्रोटीन क्या होती है, कंटेन होती है, कोई ना कोई प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर प्रोटीन है। अब कोई स्मेल क्या हुई, आई, कोई स्मेल इन्वायरमेंट में आई तो इन रिसेप्टर्स के थ्रू एक सेल में गई, ठीक है। ये रिसेप्टर्स क्या किए, रिसेप्टर प्रोटीन क्या किए, वो उस स्मेल को रिसेप्ट किए, ठीक है, और फिर क्या किए, उसको एक सेल से दूसरे सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते गए और मॉलिक्यूलर सिग्नल के थ्रू वो क्या हुआ, हमारे नर्व सेल्स को पहुंचा और हमें ये अनुमान समझ में आ गया कि ये स्मेल किस चीज़ की है, ठीक है। तो सेल कम्युनिकेशन का भी काम करती हैं, जैसे सिग्नल्स को, कोई भी इंफॉर्मेशन हुई उसको सेल टू सेल सिग्नल्स के रूप में ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स के, उनके थ्रू सिग्नल हमको मिलता है, ठीक है। तो सेल कम्युनिकेशन का भी काम करती हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, अभी बताया मैंने कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के बारे में, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो मटेरियल्स को भी क्या करती हैं, एक्सचेंज करने का काम करती हैं। जैसे ये हमारी सेल हो गई, ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये मैंने बना दिया सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। और ये हो गए यहाँ पे प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, फिर ये हो गई, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। तो H2O को क्या करते हैं, अब ये प्रोटीन्स के थ्रू, ये जो प्रोटीन है ये क्या करेंगे, यहाँ से H2O को अंदर जाने देंगे, यहाँ से H2O बाहर जाएगा, या फिर H2O हो गया, या तो फिर आपका आयंस हो गए। आयंस क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा केमिस्ट्री की क्लासेस में कि चार्ज स्पीसीज जो होते हैं वो आयंस होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम आयन का जो ट्रांसफ़र होता है वो सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गई, कोई भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो गया, उनको क्या करती हैं, ये एक्सचेंज करती हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में, ठीक। जैसे बात करते हैं कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक। तो जब हमारी सेल क्या करी, ऑक्सीजन को ले ली, ऑक्सीजन को ली और यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हुआ और कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ बाहर की तुलना में, तो उसके थ्रू डिफ्यूज़न के थ्रू क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो बाहर की ऑक्सीजन क्या करेगी, वो अंदर की ओर आ जाएगी। किससे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। मीन्स सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का भी काम करता है, ठीक है। और वाटर का एक्सचेंज ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस अभी आगे पढ़ेंगे कि वाटर एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाती है, ऑस्मोसिस के थ्रू जाती है। इसी तरह ऑक्सीजन क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो उसमें ब्लड में क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। और रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं, तो वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, और एक सेल्स के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल्स में ऑक्सीजन क्या करती है, ट्रांसफ़र होती रहती है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होता है वो मेंटेन रहता है। तो हर जगह सेल पाई जा रही हैं, हर जगह सेल पाई जा रही हैं तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाएंगी। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, इन्हीं को, आयंस को, गैसेस को और मटेरियल्स को क्या करना, एक्सचेंज करना, ठीक है। थर्ड है फिजिकल बैरियर। थर्ड है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मीन शेप देती हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और शेप देने का काम करती हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है ऑर्गेनल्स के चारों ओर, मीन्स उनको एक शेप दे रही हैं। दूसरी बात, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे WBC हुई, WBC ऐसी है, उसके सामने कोई
आ गया WBC क्या करती हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करती हैं, इनटेक करती हैं और बॉडी में हम फॉरेन पार्टिकल से बॉडी को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबल होने के कारण ही जब इनको ये फॉरेन पार्टिकल्स को लेना होता है तो ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करती है। जैसे ये यहाँ हुई, थोड़ी देर बाद इसको लेना है तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में क्या करी, बदलाव करी और थोड़ी देर बाद ये WBC के अंदर आ गया। ठीक, तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं। अब बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गया, अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जैसे ये हो गई हमारी सेल, ठीक है, ये सेल हो गई, ये हो गई हमारी लैमेला, है ना, मिडिल लैमेला हो गई, जो कि और इसके बाहर ये ऐसी और ये ऐसी, ये हो गई आपकी मिडिल लैमेला। ठीक है, तो बात करते हैं सेल वॉल की। जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो सेल वॉल किस में पाई जाती हैं, प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, फंगल्स में पाई जाती हैं और बैक्टीरियाज में पाई जाती हैं। फंगल सेल, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं और जो फंगल होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं। जैसे बहुत ही ठंडी जगह पे होंगे या बहुत ही गर्म जगह पे, लावा वाली जगह पे या बहुत ही ठंडी जगह पे होंगे, तो वहाँ क्या होता है कि अगर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी तो बहुत ईजिली क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सेल वॉल जो होती है उनको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ्टी प्रदान करती है, इतनी स्ट्रांग होती है। और दूसरी बात ये रिजिड भी होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है। ठीक, जो सेल वॉल होती है नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। और फंगल सेल्स में क्या होती हैं, ये काइटिन की बनी हुई होती हैं और बैक्टीरिया सेल्स में क्या होती हैं, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि फंगल सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है, ये जो सेल वॉल पाई जाती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। और बैक्टीरियल सेल में ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और क्या कहते हैं, इसमें आपके प्लांट सेल्स में ये सेलुलोज की बनी हुई होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। ठीक, सेलुलोज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिल करके जिससे भी बनता है, ये सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, बाद में बात करेंगे। और ये इनके बारे में अपन बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये अभी ये जानिए कि ये नॉन लिविंग और रिजिड होती हैं। नॉन लिविंग मटेरियल मतलब सेलुलोज की बनी हुई होती हैं प्लांट सेल्स में, और फंगल सेल्स में काइटिन की बनी हुई होती है, बैक्टीरियल सेल्स में पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती हैं। तो सेल वॉल किन में पाई जा रही हैं, जिनमें क्या कहते हैं, मजबूती ज़्यादा देनी चाहिए। जैसे प्लांट्स ही हो गए, तो प्लांट्स क्या हैं, वो बाहर रहते हैं। ठीक है, बाहर रहते हैं तो उनको सुरक्षा ज़्यादा चाहिए। शटर के नीचे वो नहीं है, हम तो अंदर रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा ज़्यादा प्रदान करने के लिए कि वो सेल्स जो होती हैं उनको सेफ्टी ज़्यादा मिले, वो बहुत जल्दी कंडीशन चेंज होने पे वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो उनको सेफ्टी देने के लिए उनमें सेल वॉल पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो प्लांट सेल्स होते हैं, फंगल सेल्स होते हैं और बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर लेयर पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत मजबूत होती है। ये हो गई आपकी सेल वॉल। अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल भी यही रहेगा, सुरक्षा प्रदान करना, है ना। इसी से रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक में सेल वॉल से रिलेटेड ये चीज़ें दी हुई हैं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका सेल वॉल। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल का। आते हैं ये क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो फर्स्ट है, वही फंक्शन है जो सेल मेम्ब्रेन का था। इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन डेफिनेट शेप ऑफ द सेल, मतलब किसी भी सेल को एक डेफिनेट शेप देने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड प्रिवेंट देयर डेसिकेशन। ठीक, जो सेल वॉल होती हैं, ठीक, वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती हैं। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। तो क्या होता है कि वो कभी कभी
इंजर्ड हो सकती हैं या टूट सकती हैं, लेकिन उसके बाहर जब एक और लेयर पाई जाएगी सेल वॉल, जो कि सेलुलोज और रिजिड मटेरियल की बनी हुई होती है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, उससे प्रिवेंट रहेगी। मीन्स ये मैकेनिकल इंजरी या फिर जैसे कोई कंडीशन हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस टाइप की जो मैकेनिकल इंजरी हो रही है उनसे क्या करती है, प्रिवेंट करती है सेल वॉल। एंड प्रिवेंट्स देयर डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स जैसे पौधों की पत्तियाँ क्या होती हैं, अगर सिचुएशंस जो होती हैं वो चेंज होती हैं तो क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं या सूख जाती हैं। तो इस टाइप के जो डेसिकेशन होते हैं उनसे क्या करती हैं, बचाने का काम करती हैं सेल वॉल। फिर है मैकेनिकल सपोर्ट। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको सेल वॉल जो होती हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट्स भी देती हैं। जैसे कोई पौधा है और ये लीव्स हैं, ठीक है, तो उन लीव्स को ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट क्या करती हैं, इरेक्ट करके रखती हैं। मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तो ये जो लीव्स हैं इनको नीचे की ओर झुक जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करती हैं सेल वॉल, इनको मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के रूप में, ट्रीज जो प्लांट्स होते हैं उनका एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर होता है, तो ये सेल वॉल के कारण होता है जो कि उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। फिर प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हेन वाटर एंटर द सेल। ठीक है, अगर हम पौधों को या प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं प्लांट्स की सेल हैं, अब हमें नहीं पता है कि इनको कितने पानी की ज़रूरत है, और हमने क्या किया, ज़्यादा वाटर दे दिया, ज़्यादा पानी दे दिया। अब ज़्यादा पानी जब दे देंगे तो जो सेल होंगी वो बाहर की ओर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर की ओर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर उसमें ज़्यादा चला गया है तो वो बाहर की ओर प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे। जब बाहर की ओर ये प्रेशर लगाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन के फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इनके जो बाहर आउटर वॉल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो इन प्रेशर को क्या करेगी, कैंसिल आउट कर देगी और सेल मेम्ब्रेन को फटने से बचा लेगी। तो ये हो गए आपके सेल वॉल के फंक्शन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बाय सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। मतलब सेल वॉल के थ्रू या सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, इन चीज़ों को अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में ही आपके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।